अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजियोडोज। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्टी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काइनेजोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, जो कि बहुत ही बेसिक है और सारी फिजियोथेरेपी जो है इसी पे बेस कर रही है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक को। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है न्यूरोमस्कुलर और एक है फैसिलिटेशन। अब न्यूरोमस्कुलर क्या है? न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें तो ये दो वर्ड्स हैं, न्यूरो और मस्कुलर। न्यूरो का मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, मस्कुलर क्या है? मसल्स। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर एक्टिविटी। कोई भी जब हम काम करने लगते हैं, एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे कि मैंने एक पानी का ग्लास पीना है, तो उसके लिए मैं अपने ब्रेन को डिमांड दूंगी कि मुझे थर्स्ट है, और ब्रेन जो है वो मैसेज देगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स क्या शो करेगा कि मेरी मूवमेंट होगी, मैं ग्लास लाऊंगी और पी लूँगी। ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर का मैकेनिज्म होता है कि कोई भी हमने काम करना है तो उसके रिस्पॉन्स पे मूवमेंट जनरेट करना, ठीक है। अब इसमें फैसिलिटेशन क्या चीज़ है? फैसिलिटेशन है मेक ईजी और ईजियर, कि ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये जो मूवमेंट परफॉर्म हुई है, इसको ईजी बनाना, ठीक है। मूवमेंट्स को ईजी करना, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना। तो हम जो नॉर्मल है, हमारी तो रेंज नॉर्मल है, ठीक है। जो दूसरे होंगे पैरालिसिस के पेशेंट या जो स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं जिनकी मूवमेंट्स नहीं हो रही, उनमें हम ये फैसिलिटेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि उनकी मूवमेंट्स ईजी हो जाएँ। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म में। एक हमने पढ़ा कि हमारे पास डिमांड है एक्टिविटी की, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो डिमांड फॉर एक्टिविटी क्या चीज़ है? डिमांड ये है कि जो ब्रेन को मैसेज जा रहा है, सिग्नल जा रहा है कि हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो हमारे पास डिमांड है। अब डिमांड क्या हो सकती है? डिमांड नॉर्मल भी हो सकती है, डिमांड वीकेंड भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल डिमांड, जैसे हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या है, हमारी डिमांड नॉर्मल होगी, हम ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, मैसेज देंगे कि हमें ये काम करना है, तो हमारा काम जो है वो एफिशिएंट और पर्पसफुल मूवमेंट होंगी और हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर जो लोग पैरालिसिस वाले हैं, उनकी डिमांड क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है, वो खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनका क्या हो जाएगा? फेल टू इलिसिट एनी रिस्पॉन्स। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है, यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिफ्लेक्स आर्क शो की है, जिसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। फिंगर में किस चीज़ के रिसेप्टर हैं? टेम्परेचर वाले, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ये कप है चाय का, जिसमें बहुत जो कि हॉट है, ठीक है। जब इसको फिंगर टच करेगी तो क्या होगा कि एक सेंसेशन जाएंगी, हॉट सी टेम्परेचर की सेंसेशन जाएंगी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पास या ब्रेन के पास, जो कि ब्रेन को मैसेज देंगी कि कप जो है वो गर्म है और हाथ जो है वो हटा लिया जाए। तो ब्रेन का रिस्पॉन्स क्या आएगा? हमारे पास मोटर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन थे जो कि मैसेज लेकर गए। अब यहाँ पे ये इंटरन्यूरॉन्स हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स लेकर आएंगी मसल्स के पास, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या है कि हम अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लेंगे ताकि हमारा हाथ जलने से बच जाए। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आया कि हमने हाथ ऊपर उठा लिया, और ये जो मैसेज दिया था कि हमने टच किया था, हमारे टच की सेंसेशन गई थी टेम्परेचर वाली, ये मैकेनिज्म है। अब ये डिमांड क्या थी? डिमांड हमारी थी कि कप जो है हॉट है और इसको हमने हाथ को हटाना है, ठीक है, ये डिमांड थी। अब ये तो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म था, इनवॉलंटरी था, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, खुद ही हमारा ब्रेन परफॉर्म कर देता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था, ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल स्टिमुलस है, नॉर्मल डिमांड है, तो हमारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो परफॉर्म होंगी, एफिशिएंटली वर्क हम कर लेंगे। लेकिन अगर ये डिमांड वीक हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। अब डिमांड क्यों वीक होती है? अब ये जो डिमांड वीक हुई है, ये दो रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे। एक तो ये कि पेशेंट जो है वो उसकी एबिलिटी ही नहीं है वॉलंटरी एफर्ट करने की, ठीक है, वो कोई काम कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पैरालिसिस में है। दूसरी ये चीज़ कि जो पाथवे, जो अभी मैंने आपको पाथवे दिखाए थे, सेंसिटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के, जो मैसेज कैरी करके जा रहे हैं और जो रिस्पॉन्स लेकर आ रही हैं, उनमें इम्पल्सिस वॉलंटरी मैसेज कैरी करने के जो पाथवे हैं, इम्पल्सिस कैरी करने के, वो हमारे पास जो हैं उनमें लियन हो गई है या प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। अब फैसिलिटेशन की टेक्निक यहाँ आएगी कि हमने ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है, हमने क्या करना है? रिस्पॉन्स को इजी करना है, हमने मूवमेंट्स जनरेट करवानी है, ठीक है। वीकेंड डिमांड है भले, हमने इस वीकेंड डिमांड को, वॉलंटरी एफर्ट की जो वीकेंड डिमांड है, हमने इसको अफेक्टिव बनाना है ताकि हमारे पास प्रोडक्शन हो सके एफिशिएंट और पर्पसफुल मूवमेंट की। अब फैसिलिटेशन टेक्निक्स दो तरह से काम करती हैं। एक तो ये जो डिमांड थी, सप्लाई नेसेसरी डिमांड टू इलिसिट अ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए उसके लिए हम नेसेसरी डिमांड देते हैं ब्रेन को फैसिलिटेशन टेक्निक्स के थ्रू। दूसरा क्या है? इंप्रूव कंडक्टिविटी और नर्वस पाथवे। ये जो नर्वस पाथवे थी, इनकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अभी पीएनएफ की टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस भी देते हैं, डिफरेंट आइज़ के थ्रू या ईयर्स के थ्रू पेशेंट को स्टिमुलेशन भी जा रही होती है, या रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करवाते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं हमारे गोल्जी टनल या मसल स्पिंडल वगैरह, ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ये करवाते होते हैं।
हम हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्पॉन्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म। डिमांड हमने देख ली, अब रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स शो करेंगे हमारे मसल्स जो कि हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। अब रिस्पॉन्स है कि इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, मसल की जो कंट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करना, इनिशिएट करना, वो हमारे पास रिस्पॉन्स है। अब ये रिस्पॉन्स अगर नहीं आता या आता है तो किन फैक्टर्स की वजह से आता है, कौन से फैक्टर इसको डिटरमिन करते हैं? ठीक है, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए। इंटेग्रिटी ऑफ मोटर यूनिट, ठीक है, मोटर यूनिट हमारे सही है या नहीं है। एक्साइटेबिलिटी ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल, एंटीरियर हॉर्न सेल स्टिमुलेट हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं या नहीं। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंटीरियर हॉर्न सेल्स, कौन से फैक्टर हैं जो एंटीरियर हॉर्न सेल को अफेक्ट कर रहे हैं। नेचर क्या है डिमांड की, जो हम ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं, उसकी नेचर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। ठीक है, और जो पाथवे इम्पल्स लेकर जा रहे हैं एंटीरियर हॉर्न सेल, उनकी कंडक्टिविटी कैसी है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है इंटेग्रिटी ऑफ मोटर यूनिट। अब सबसे पहले आपको समझना जरूरी है मोटर यूनिट है क्या। मोटर यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। इसको अगर डेफिनेशन देखें, मोटर न्यूरॉन एंड ऑल ऑफ इट्स एसोसिएटेड मसल फाइबर, एक मोटर न्यूरॉन जितने फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक मोटर यूनिट है। ठीक है, अब मोटर यूनिट यहाँ से डायग्राम से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। एंटीरियर हॉर्न सेल से ना न्यूरॉन आ रहे होते हैं जो कि मोटर सिग्नल लेकर आते हैं, मोटर रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। अब ये जो न्यूरॉन है ना, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हो जाती हैं। अब ये ब्रांचेस जितने मसल फाइबर को सप्लाई करेंगी, एक न्यूरॉन की ब्रांच, तो वो सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जिनको सप्लाई करेंगी उतने ही फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ये फाइबर्स और ये न्यूरॉन, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एक मोटर यूनिट है। ठीक है, ये मोटर यूनिट जितना ज़्यादा फंक्शनल होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है, उतना ही हमारे मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस मोटर न्यूरॉन को सिग्नल कौन दे रहा है, एक्टिवेट कौन कर रहा है? एंटीरियर हॉर्न सेल्स। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल क्या करवाते हैं कि मोटर सेल को ब्रेन स्टेम के थ्रू स्टिमुलेशन देते हैं और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब आगे एंटीरियर हॉर्न सेल्स देखते हैं हम लोग। एंटीरियर हॉर्न सेल्स हमारे पास क्या है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर था जो कि हमारे पास अफेक्ट कर रहा था, रिस्पॉन्स को डिटरमिन कर रहा था, वो है एक्साइटेबिलिटी ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल हमारे पास होते क्या हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं स्पाइनल कोड की। ठीक है, स्पाइनल कोड हमारे पास जो कि ग्रे मैटर जो होता है वो इनसाइड होता है और हमारे पास वाइट मैटर होता है वो आउटसाइड होता है, जबकि ब्रेन में इसके ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 हॉर्न्स बनाए हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये हॉर्न है, ठीक है, एक ये हॉर्न है। तो ये वाला जो है ये हमारे पास डॉर्सल है, जिसको हम पोस्टीरियर हॉर्न भी कहते हैं, जो सेंसरी सिग्नल्स मैसेज कैरी करता है। और ये वाला जो है ये एंटीरियर है या वेंट्रल है, जो मोटर रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एक यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर मैसेज लेकर आएंगे हमारे पास डॉर्सल रूट के थ्रू, डॉर्सल हॉर्न के थ्रू। ठीक है, अब ये डॉर्सल हॉर्न जो है यहाँ पे थोड़े से इंटरन्यूरॉन्स आएंगे। ठीक है, इंटरन्यूरॉन्स के पास सिग्नल आएगा और ये जो है मैसेज देंगे हमारे पास इसको मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन जो यहाँ पे है वो हमारे पास होते हैं अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स जो है बेसिकली ये अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये जाएंगे हमारे पास किसके पास? मसल के पास। और मसल को क्या करवा लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन ही यही होता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो अब हमारे पास जो ये चीज़ आई है, हमारे पास सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स भी इसको कहते हैं, ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है। ठीक है, अब ये एक्साइटेबिलिटी इसकी कैसे होती है, कैसे एक्साइट होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन यहाँ पे दिखा देती हूँ। अ मोटर न्यूरॉन दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एंटीरियर पोर्शन ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कोड। ठीक है, तो इसको एंटीरियर हॉर्न कहते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड की ज़रूरत होती है। थ्रेशोल्ड क्या होता है कि थ्रेशोल्ड एक वैल्यू है, अ वैल्यू अबव विच समथिंग विल टेक प्लेस। ठीक है, ये एक वैल्यू है जिसके ऊपर अगर हम स्टिमुलस देंगे या हम सिग्नल्स भेजेंगे तो ही हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब एक्साइटेबिलिटी इसकी एंटीरियर हॉर्न की डिपेंड करती है थ्रेशोल्ड पे। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, जितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग देंगे, उतना ही वो थ्रेशोल्ड को मीट करेंगे तो एक्साइटेबिलिटी होगी। अब थ्रेशोल्ड या तो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर तो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है थ्रेशोल्ड, तो ये हमारे लिए अच्छा है। जितना कम होगा थ्रेशोल्ड उतना हमें स्टिमुलस कम देना पड़ेगा और हमारे एक्टिवेट जल्दी हो जाएंगे एंटीरियर हॉर्न सेल्स। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो एक्टिवेट करना मुश्किल होगा एंटीरियर हॉर्न सेल्स को और मसल की कॉन्ट्रैक्शन मुश्किल होगी। अब नेक्स्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू सो मच।